धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग क्लिनिकल जो हम लोग ये एक लेक्चर लेते हैं, शाम को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है जो आप सभी लोगों को काम आता है, और आप लोगों का अनुभव भी होगा कि ये 7 बजे का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे सोरियासिस पे, उस पे आप लोग का भी अनुभव आप लोग बताने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और हम लोग अभी सोरियासिस के बारे में बात करते हैं। तो सोरियासिस जो है, स्किन का प्रॉब्लम रहता है सोरियासिस, तो वो ठीक नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मन में निगेटिव ऐसे बातें आती है। जब मतलब एलोपैथी में तो ऑटोइम्यून डिजीज बोल के तो इसका इलाज नहीं है, तो ऐसा बोल दिया। इसमें म्यूट रखिए, डॉक्टर एस.पी. बंसल जी म्यूट रखिए। अगर जिसको नहीं सुनना है तो बाहर जाए। तो सोरियासिस जो है वो ठीक नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मन में निगेटिव विचार करके वो आयुर्वेद के पास आते हैं। आयुर्वेद में आने के बाद उन लोगों को उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ तो इसमें फायदा हो सकता है, और आयुर्वेद का इलाज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो नियंत्रण में ये आ ही जाता है। आयुर्वेद का औषधि और पंचकर्म उपचार के बाद ना जो उपशय मिलता है वो बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक टिक के रहता है, मतलब टिका हुआ रहता है। तो इसमें आयुर्वेद में परहेज पालना, संसर्जन क्रम, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते समय त्वचा रोग और आयुर्वेद ये हम लोग साथ में करते हैं कि त्वचा रोग और आयुर्वेद का जो औषधोपचार है उसमें हम सौंदर्य मतलब ब्यूटी, इसको हम लोग ध्यान में रखते करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब हम त्वचा रोग करते हैं तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड त्वचा रोग ऐसा हम लोग करते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब त्वचा को अच्छा करना, ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस हम लोग ठीक कर जाते हैं। और ये आयुर्वेद का जो मेन जो चिकित्सा है वह कैसा है कि ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली नहीं करते हैं। हम जड़ से मूल सहित उसको नष्ट करने का चिकित्सा करते हैं। और आयुर्वेद में ऐसा ताकत है कि हम जड़ से सोरियासिस नाम की बीमारी को ठीक कर देते हैं। अब आयुर्वेद जो मॉडर्न का सोरियासिस है, ऑटोइम्यून डिजीज, तो आयुर्वेद में उसको किटिव कुष्ठ, एक कुष्ठ, ऐसे त्वचा के बहुत सारे रोग बताए हैं, और शुद्र कुष्ठ इस तरह से बताया है। तो प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं तो ये याप पे है, मतलब जब तक ट्रीटमेंट दिया जाता है तब तक फायदा होता है।
रहते हैं और ज्यादा रहती है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सोरियासिस के बारे में। तो सोरियासिस में ऐसा होता है कि जब बड़े रैश और उसमें सफेद भूसा जैसा कुछ, तो ऐसे फ्लेक्स टाइप, मतलब प्लेक टाइप ऐसे कुछ निकलने लगता है, और सिल्वरी डेंड्रफ लाइक स्केलिंग होने लगता है, उसमें स्केल स्केल पड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, और कभी कभी बर्निंग भी होने लगता है, और इतना बर्निंग यहाँ मेरे को फोन आ रहा था। तो बहुत बार ऐसे होता है कि स्किन निकल जाता है, ऐसा हम लोगों को बहुत ज्यादा समझ आने लगता है। 1 मिनट बस रुक जाइए, जो मुझे परेशान कर रहे हैं ना, बहुत सारे आयुष दर्पण के लोग ही हैं, जब लेक्चर शुरू होता है ना तो डिस्टर्ब करने के लिए मुझे कॉल किया जाता है, जानबूझ के ऐसा हो रहा है, अभी 2-3 दिन से हो रहा है, मुझे थोड़ा ब्लॉक करने दीजिए। हाँ, तो हम लोग जब देखते हैं ना तो इतना खुजली आता है उसमें, और खुजली आने के बाद जब वो स्किन गिर जाता है, डेड सेल, तो नया सेल आता है, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। मैंने बहुत बार ऐसे पेशेंट देखे कि पूरा शरीर उनका रेड हो गया था, और खुजली बहुत ज्यादा आ रहा था, ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा था, बर्निंग भी बहुत ज्यादा था, और मतलब तीनों दोषों के, ड्राइनेस कैसे है तो वायु की वजह से, बर्निंग है तो पित्त की वजह से, और कंडू है तो कफ की वजह से, क्लेद भी रहता है, और हम लोग त्वचा रोग, कुष्ठ रोग देखते हैं तो त्वचा रक्तम आश्लेषिका, ऐसे 4 दुष्य हमारे ग्रंथकारों ने बताया। बहुत सारा ऐसे मन में है रहता है कि संसर्ग जन्य है क्या, कि मतलब टच करने से फैलता है क्या सोरियासिस, कुष्ठ रोग फैलता है, लेकिन ये सोरियासिस जो है ये स्पर्श जन्य नहीं है, मतलब संपर्क में आने के बाद ये फैलता नहीं है। तभी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पेशेंट का टॉवेल वगैरह थोड़ा क्लीन रहना चाहिए और अलग अलग रहे। दूसरा क्या है कि इसका कारण क्या है, सोरियासिस होने का कारण क्या है। आयुर्वेद में इसको किटिब कुष्ठ, एक कुष्ठ, शुद्र कुष्ठ, ऐसे इनसे जुड़ते हुए सोरियासिस के लक्षण मिलते हैं। तो बहुत सारे मॉडर्न डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, तो ये क्यों होता है, इसका कारण अभी तक मॉडर्न साइंस में नहीं मिला है। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे बोल दिया जाता है। बहुत सारे हेरिडेटरी अनुवांशिक कारण भी होते हैं, कि पेरेंट्स को है, दादा दादी नाना नानी को है, उनके जीन से आया है, तो अनुवांशिक कारण की वजह से भी यह सोरियासिस हो जाता है। दूसरा क्या है कि कभी कभी एक जगह पे कोई स्थानिक जख्म हो गया, वहां से सोरियासिस का शुरुआत होता है, या फिर सर्जरी हुआ, ऑपरेशन होने के बाद पे वो जख्म के व्रण से सोरियासिस शुरू हो गया। फिर कभी कभी बॉडी पे बहुत सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। रुक रुक के आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहे अभी हैं देखिए, सर। अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी जी सर, जी सर। अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ, हाँ, तो क्लियर है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ कि सोरियासिस का क्या क्या कारण होता है, कि कुछ कुछ अज्ञात कारण होता है। अज्ञात कारण में कि मॉडर्न साइंस में बहुत रिसर्च किया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि सोरियासिस क्यों होता है। फिर कभी कभी अनुवांशिक कारण होता है, हेरिडेटरी कारण होते हैं, कि दादा दादी नाना नानी को हुआ है, और फिर वो जीन्स के वजह से ऐसा हुआ है। उसी तरह से कोई जख्म हुआ, कोई स्थानिक जख्म हुआ, और उस जगह पे सोरियासिस शुरू हो गया, या फिर कोई सर्जरी हुआ, और वो सर्जरी का जो जख्म है, वुंड है, वो अभी हील नहीं हुआ है, उसके व्रण के चारों ओर सोरियासिस की शुरुआत हो गई। कभी कभी कुछ अन्न पदार्थ, एलर्जिक अन्न पदार्थ, जैसे कि विरुद्धन, जैसे कि दूध और फल, मिल्क शेक लिया, बनाना और दूध, या एप्पल और दूध, और या फिर पाइनएप्पल और दूध, ऐसे मिल्क शेक अलग अलग फ्रूट्स का दूध के साथ जब लिया जाता है, या दूध और नमक का सेवन किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे केस टेकिंग में वो इंटरेक्टिव सेशन में भी आते हैं कि चाय चपाती, नमक डाल के चाय पराठा, जो जिसमें चाय चपाती में नमक है, ऐसे चीज खाए जाते हैं, दूध और नमक का सेवन किया जा रहा है, तो इसको आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न बोला है। उसका एलर्जी होता है बॉडी में, वो बॉडी को साथ में नहीं होता है, एलर्जी मतलब असाथ में होता है, इसकी वजह से सोरियासिस हो जाता है। उसी तरह से कभी कभी एलोपैथी साइंस ऐसा मानता है कि मैग्नीशियम और जिंक की कमी होने की वजह से सोरियासिस हो जाता है। कभी कभी त्वचा बहुत ज्यादा रुक्ष हो जाती है,
उसकी वजह से सोरियासिस हो जाता है। मतलब रुक्ष गुण बहुत ज्यादा स्किन में बढ़ जाता है। कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है, मानसिक तान तनाव जो रहता है, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कारण भी इसमें रहता है। फिर कभी कभी अग्निमंद, आयुर्वेद में रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, सभी रोगों का मूल कारण अग्निमंद होना। यह ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, और अग्निमंद के कारण, धात्वग्निमंद होने की वजह से रक्त की अग्नि अच्छी नहीं रहती है, रक्त में आम दोष की उत्पत्ति होने लगती है, और रक्त में आम दोष मतलब अशुद्धि बहुत ज्यादा जमा होने लगती है, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, और वह संचित होकर त्वचा रोग निर्माण करते हैं। जब हम बोलते हैं त्वचा रक्त मांसलसिका, इसकी दुष्टि होना मतलब वहां की अग्नि अच्छी नहीं है, रक्त की अग्नि अच्छी नहीं है, और रक्त जो है वो दूषित है, अशुद्ध है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है शरीर में। ऐसा आयुर्वेद में बोला है, उसको मॉडर्न साइंस में टॉक्सिन्स बोलिए, आयुर्वेद में आम दोष बोलिए, और धात्वग्नि मन की वजह से ये होता है। दूसरा क्या है कि सोरियासिस जिनको हुआ है, तो ये सोरियासिस बढ़ने का कुछ कुछ मॉडर्न मेडिसिन का रोल भी रहता है कि वो सोरियासिस को बढ़ा देता है। जैसे कि पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं, एनएसएड्स, एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि क्रोसिन बहुत लॉन्ग टर्म में यूज किया, पैरासिटामोल, ब्रूफेन, और ये सारे जो पेन किलर्स है, इसको बहुत बहुत सालों साल यूज किया, तो ये एग्रेवेट करते हैं सोरियासिस को। कभी कभी बीपी की दवाइयां, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, इन सब का साइड इफेक्ट की वजह से ये एग्रेवेट होता है, बढ़ता है। आप लोग को ये जरूर हेतु निकालना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन लॉन्ग टर्म में यूज किया जा रहा है। कभी कभी मानसोपचार के लिए, मेंटल इलनेस के लिए लिथियम जैसी दवाइयां, उसका प्रयोग किया जाता है, तो उससे सोरियासिस एग्रेवेट होता है, बढ़ता है। इसी तरह से मलेरिया के जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की, या मलेरिया की और भी जो दवाइयां हैं, उन सब की दवाइयों से, या हृदय रोग की कुछ कुछ दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट से बढ़ता है। फिर ठंडियों में, या जो बहुत ज्यादा रुक्षता युक्त वायु है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में बहुत रुक्ष युक्त वायु रहता है, ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें भी ये एग्रेवेट बढ़ता है बहुत ज्यादा। आप लोग को सुनाई दे रहा है मैं जो बता रहा हूँ? मैं जी बहुत बहुत अपने सर के नोट्स को कलेक्ट करके लाया हूँ, बहुत मेहनत से, जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ बहुत मेहनत से ले रहा हूँ, आप लोगों को काम आएगा। फिर जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म में मद्यपान करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको ये सोरियासिस एग्रेवेट होता है। इसी तरह से जो लोग ये सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, ये इसका सेवन करते हैं, उनको भी सोरियासिस एग्रेवेट होता है। या धूप में बहुत ज्यादा घूमना, और वो अभी के जो मतलब सूर्योदय के टाइम पे जो ये है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो सूर्योदय के टाइम पे वह अच्छी रहती है, लेकिन वो ज्यादा देर लेना और धूप में बहुत ज्यादा घूमना, ये नुकसान देता है, उससे पित्त का प्रकोप होता है। उसी तरह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना, लाइफ में बहुत ज्यादा कंटिन्यू स्ट्रेस, सोचते रहना, तो इससे रस व स्रोतस की दुष्टि बताए। चिंत्यादति चिंतनात्, बहुत ज्यादा चिंता, चिंतन पे चिंतन और चिंता पे चिंता, चिंतन करना गलत नहीं है, लेकिन चिंता करना ये नुकसानदायक होता है। काम शोक भयाद वायु जब बोलते हैं, तो वायु का प्रकोप होता है, तीनों दोषों की दृष्टि होती है। इसी तरह से अति चिंता, अति जागरण, रात रात भर जाग रहे हैं बहुत दिनों तक। फिर उसी तरह से मिथ्याहार विहार करें, बाहर जाके वड़ा पाव खा रहे हैं, बाहर का चाट मसाला खा रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, इससे सोरियासिस बढ़ जाता है। इसी तरह से विरुद्ध अन्न खाने से भी सोरियासिस बढ़ जाता है। और विरुद्ध अन्न तो इतना बेकार बताया है, आप लोग विमान स्थान में एक रेफरेंस है कि उससे आंध्य, शांड्य मतलब नपुंसकता, आंखों का रोशनी कम होना, स्किन डिसऑर्डर होना, पांडु विसर्ग, ये सब बताया है। इतना भयानक होता है विरुद्ध अन्न का। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं वो विरुद्ध अन्न, आप लोगों को हेतु निकालने में पता चल जाएगा कि इनके शरीर में ये विरुद्ध अन्न का सेवन हो रहा है। और विरुद्ध अन्न निकालने के लिए वो हमारे सर का एक केस शीट है, जो मैंने ग्रुप में भी डाला है, आप लोग उसका सहायता ले सकते हैं, तो पता चल जाता है कि उनका खान पान में विरुद्ध क्या है, देश विरुद्ध है, संपत्ति विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, बहुत सारे ऐसे विरुद्ध होते हैं, प्रकृति विरुद्ध है, तो उसका सेवन कंटिन्यू हो रहा है, तो उससे सोरियासिस बढ़ जाता है। अब सोरियासिस जो बीमारी रहती है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? तो नॉर्मली देखें तो 4 हफ्ते में स्किन सेल नया नया तैयार होता है, और नया सेल तैयार होके, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, और उसके जगह नए मतलब नया सेल तैयार हो रहा है, और जो मृत पेशी है वह निकलते जाता है, जो हमें दिखाई भी देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता है। जैसे कि सांप का जो चमड़ी होता है
वो सांप अपना चमड़ी छोड़ देता है और फिर आता है। इसी तरह से हमारे सभी के बॉडी में मृत पेशी निकल जाते हैं 4 हफ्ते में और नए पेशी आने लगते हैं। लेकिन ये सोरियासिस ऐसी बीमारी है कि इसमें रोज नए सेल आते हैं, रोज डेड सेल होते हैं, मतलब वो डेड सेल सूखते जाते हैं और रोज नए सेल आते हैं। तो इस जब ये नए पेशी आ रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, तो बाहर की त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जैसे कि भैंस का चमड़ा होता है वैसे भी होता है, लेकिन मोटापन आ जाता है उसमें और ड्राई होके डेड सेल बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो जब डेड होते हैं ना सेल्स, तो वहां से डैंड्रफ जैसे कुछ तो भूसा भूसा कुछ टाइप निकलता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा वहां से कुछ तो ऐसे फ्लेक्स टाइप निकलते हैं और वो फ्लेक्स जहां भी गिरते हैं। अब ये स्काल्प सोरियासिस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सिर के स्काल्प से अगर गिर रहे हैं, वो जहां पर भी ऐसे भूसा टाइप गिर रहा है डैंड्रफ का पार्टिकल फ्लेक्स, वहां पे वो सोरियासिस का इन्फेक्शन फैलता है। ऐसे पूरे बॉडी से बहुत होते हैं। और ये त्वचा पे रैशेस होते हैं ना, तो खरबूज की तरह सभी जगह खरबूज का जो त्वचा रहता है बाहर का, वैसा मोटा मोटा हो जाता है। उसी तरह से इसको एलोपैथी में तो ऑटोइम्यून डिजीज माना है। और इसमें बाह्य शत्रु मतलब जीवाणु और विषाणु ये शरीर में जाने के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज जो रहती हैं वह बहुत वीक हो जाती है। बाह्य जो जीवाणु और विषाणु है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अटैक बहुत ज्यादा होता है और वह मतलब एंटीबॉडीज उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है कि उनको रोक सके, और इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और ये फिर ना क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, पूरा शरीर में फैल जाता है। और सोरियासिस जब होता है तो मैंने ऐसे भी देखे कि पूरा बॉडी गाजर की तरह रेड हो गया, इतना खुजली आता था, इतना खुजली आता था। और फिर वो लोग बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने लगे कि हमें ये बीमारी, क्योंकि कोई इनसे बात नहीं करना चाहता, कोई इनके साथ नहीं रहना चाहता। और शादी विवाह में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब हर तरह से बाइकॉट दूर रखना ऐसा किया जाता है। अब सोरियासिस जो है मॉडर्न साइंस में 8 टाइप का हैरिसन में बताया है। एक है प्लेक सोरियासिस। प्लेक सोरियासिस जो रहता है वो 80% लोगों को होता है। इसमें जो अपना एल्बो जॉइंट है, अपना नी जॉइंट है, बालों के अंदर या फिर पीठ में ऐसे बड़े बड़े चट्टे चट्टे, ऐसे बड़े बड़े जो रैशेस के चट्टे जो रहते हैं वो आ जाते हैं, खुजली वाले, और रेड कलर के बहुत ऐसे बड़े बड़े स्पॉट्स रैशेस टाइप आने लगते हैं। दूसरा होता है ग्लूटेट सोरियासिस। इसमें छोटे छोटे गोल गोल फुले हुए और लाल ऐसे ऊंचे ऊंचे ऐसे चट्टे चट्टे रैशेस आने लगते हैं। एक होता है कि पोस्चुलर सोरियासिस। इसमें लाल रंग के पस वाले चट्टे चट्टे रैशेस आने लगते हैं, ये पोस्चुलर होता है। ये इसका मैं आप लोगों को जो मैं नोट्स है ना जिससे मैं बता रहा हूँ अपने सर का, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजने का कोशिश करूंगा। एक होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इसमें क्या होता है कि स्किन बर्न जैसे होता है, जला हुआ, जैसे आग से जल गया उस तरह का रहता है और तीव्र वेदना रहती है, इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ये सब हैरिसन में लिखा हुआ है। एक होता है इनवर्स सोरियासिस। इसमें लाल रंग का बहुत ऐसे चमकदार त्वचा के नीचे, ये स्किन फोल्ड्स के नीचे आता है, जैसे कि ब्रेस्ट के नीचे आता है, फिर जंघा में आता है, अपने एक्जिला में, काख में आता है, जंघा में आता है, जो जहां भी स्किन का फोल्ड होता है, या पेट में किसी का पेट बाहर निकला है तो उसके स्किन के अंदर वहां इनवर्स सोरियासिस ऐसे आते हैं। कहीं कहीं नाखून में आते हैं, नेल सोरियासिस। तो हाथ पैर के नाखूनों में बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है और नख जो है वो टूटने लगते हैं और ये सोरियासिस फैल जाता है। एक होता है स्काल्प सोरियासिस। ये क्या रहता है कि पूरे स्किन का जो अपना हेयर का नीचे जो स्काल्प होता है वहां पे गोल गोल चट्टे चट्टे आने लगते हैं और बहुत ज्यादा वहां डैंड्रफ आने लगते हैं और बहुत ऐसे छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, त्वचा रेड कलर की हो जाती है और बाल झड़ना ये होने लगता है, हेयर फॉल होना, ऐसे स्काल्प सोरियासिस में दिखता है। एक होता है पल्मो प्लांटर सोरियासिस। वो तल हाथ मतलब अपना हाथ का जो तलवा है और उसमें होने लगते हैं, हाथ के या पैरों के जो तलवे हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं और वहां का स्किन निकलने लगता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है और जब वो क्रैक्स के वो देखेंगे ना तो वहां से ब्लड आता है, वो सीवियर पेन होने लगता है। तो इस तरह से ये 8 टाइप का होता है। मैं फिर से बताता हूँ, प्लेक सोरियासिस होता है, एक ग्यूटेट सोरियासिस होता है, एक पोस्चुलर सोरियासिस होता है, एक इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस होता है, एक इनवर्स सोरियासिस होता है, एक नेल सोरियासिस होता है, एक स्काल्प सोरियासिस होता है,
एक पल्मोप्लांटर सोरियासिस, ऐसे 8 टाइप का हैरिसन की बुक में बताया। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो लोग 8 टाइप में ही सभी सोरियासिस को डिवाइड करते हैं। उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि सोरियासिस की वजह से दूसरे दूसरे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सोरियाटिक अर्थराइटिस। 10 से 30% लोगों को जॉइंट्स में ये सोरियासिस चला जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग आता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस ऐसा होता है। आप लोगों ने देखे होंगे सोरियासिस जॉइंट्स में चला गया और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। दूसरा है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ना शरीर का जीवन जो रहता है वो सामाजिक रहता है, समाज में रहते हैं। तो वो जिसको सोरियासिस है ना, वो हर समय अपने आप को कमजोर समझता है कि उसको कुछ ना कुछ है। और आयुर्वेद में लिखा है कि त्वचा रोग या फिर ये जो विटिलिगो है, श्वित्र, ये गुरु का अपमान करने से, बड़े लोगों का अपमान करने से, बददुआ लेने से, या किसी गरीब को सताने से, या देव पूजा का संकल्प लिया और वो पूरा न करने की वजह से, या फिर ऋषि मुनि लोगों का शाप से ऐसा होता है। तो उनको जिनको होता है ना, उनको लगता है कि हमको कुछ ना कुछ तो क्योंकि सोशल बैकआउट बहुत ज्यादा होता है, तो ये होता है। दूसरा क्या है कि जब ये सोरियासिस होता है तो पूरे मसल्स में पेन होते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बहुत ज्यादा पेनफुल रहती हैं, रेड भी हो जाती हैं, और मेंटल डिस्टरबेंसेस, मानसिक संतुलन जो रहता है वह बिगड़ जाता है। अब सोरियासिस की उपचार पद्धति क्या रहती है, उसमें ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि आजकल जो भी एलोपैथी के दवाइयां हैं उससे बहुत ज्यादा किडनी पे असर होने लगता है एलोपैथी की दवाएं, क्योंकि जैसे कि आयुर्वेद एलोपैथी में स्टेरॉइड्स दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती है, फिर एंटी हिस्टामिनिक या मतलब खुजली बंद करने की जो एविल वगैरह दिया जाता है, और बहुत सारे हायर लेवल की खुजली बंद करने की दवाइयां दी जाती हैं, या फिर डेफिशिएंसी कोई है विटामिन ए बी सी डी, उसकी दवाइयां दी जाती है। और ये सब की वजह से स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में जा रहे, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां जा रही हैं, खुजली कम करने की दवाइयां जा रही है, उनके साइड इफेक्ट से किडनी की बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही है, और सोरियासिस भी हो रहा है। और सोरियासिस को ठीक करने के लिए फिर स्टेरॉइड दिया जाता है, बाइसोलॉन प्रेडनिसोलॉन, उसका साइड इफेक्ट होके और तकलीफ बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ और मतलब ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आ जाता है। और एलोपैथी में इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज बोल दिया जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, खुद के सेल खुद को मार रहे हैं, ऑटो इम्यून, इम्यूनिटी खुद सप्रेस हुई है, और इसका इलाज ही नहीं है। वो ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो एलोपैथी साइंस देता है ट्रीटमेंट, लेकिन क्योर नहीं करता है। ठीक है, हम एलोपैथी साइंस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी साइंस अच्छे हैं, सभी साइंस का अपनी मर्यादा है। हमारा आयुर्वेद कहाँ तक आगे इसमें काम कर सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सोरियासिस में आयुर्वेद का उपचार जो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि यह दीर्घकालीन व्याधि है, बहुत ज्यादा सीवियर रहता है और लॉन्ग टर्म में रहता है, चिरकारी ऐसा बताया है। तो ये आता भी है जाता भी है, रिकरेंस भी हो सकता है, और मिथ्याहार विहार किया तो ये फिर से रिकरेंस हो जाएगा। उसी तरह से इनका हेतु जो रहता है वह हमें देखना जरूरी रहता है, नहीं तो हम लोग ठीक करते हैं, फिर 2 साल बाद फिर पेशेंट को आ जाता है, उसको देखना जरूरी है। कुछ लोग को लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है, हमारी दवाई खाते रहते हैं ठीक रहता है, दवाई खाते रहते हैं ठीक रहता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। शमन चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो अवस्था के हिसाब से हमें शमन चिकित्सा देना पड़ता है, नियमित परहेज देना पड़ता है, संसर्जन क्रम शोधन के बाद देना चाहिए। संसर्जन क्रम अगर देखिए, अग्नि को बढ़ा के संसर्जन क्रम दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से इसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, सूर्य की उपासना या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये सब जब किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथों में बोला है, आयुर्वेद कलानिधि वगैरह में, ये पाप जन्य व्याधि होती है, मतलब पूर्व कोई पाप रहता है और उसकी वजह से स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करना पड़ता है। युक्ति व्यापाश्रय की चिकित्सा हम लोग अगर कर रहे हैं तो इसमें सामान्य चिकित्सा या फिर विशेष चिकित्सा, विशेष चिकित्सा में दोष दुष्य अनुरूप शोधन शमन, ये सब करने से मतलब हमें यश मिलता है। तो इसमें आयुर्वेद में हम लोग क्या क्या दवाइयां यूज करते हैं, मैं मतलब बहुत सारी दवाइयां बताता हूँ जो सोरियासिस में काम होती हैं। जैसे आरोग्य वर्धनी वटी है, महागंधक रसायन है, गंधक रसायन है, रक्त पाचक योग, फिर अमृतादि काढ़ा, फिर रस माणिक्य, अभी कंचन मैम भी बताएंगी, ये मैम यूज करती हैं, महागंधक रसायन, फिर रसायन वटी, महामंजिष्टादि क्वाथ,
लघुमंजिष्टादि क्वाथ, विडंगारिष्ट, सारिवाद्यासव, महातिक्तघृत, ये सब प्रमुख रूप से करते हैं। और वह अलग अलग उसके जो जैसे कि अंशांश कल्पना से देख रहे हैं कि वात का कौन सा दोष बढ़ा है, पित्त का कौन सा बढ़ा है, कफ का कौन सा बढ़ा है, उस हिसाब से अवस्था के हिसाब से और व्याधि की अवस्था के हिसाब, मतलब पेशेंट का एज के हिसाब से, व्याधि की अवस्था से, प्रकृति के हिसाब से ये मेडिसिन का डोजेज और संयोग, मतलब 2-2 3-3 दवाइयां हम लोग देते हैं। बाह्य उपचार में शुद्धोदघृत का प्रयोग किया जाता है सोरियासिस में। बृहत मरीच्यादि तेल, गंधक द्रुति, महामरीच्यादि तेल, तुवरक तेल जो रहता है जिसको हम चाल मोगरा तेल बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से कुष्ठग्नगण, कंडुग्नगण, उदर्द प्रशमनगण, वर्णगण, इनका अवस्था, जैसे कि हमने सोरियासिस ठीक कर दिया और वहां पे ऐसे पूरा व्हाइट व्हाइट पैचेस रह गए या फिर पिगमेंटेशन रह गया है, तो वहां पे वर्णगन देना जरूरी पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे वमन, विरेचन, फिर मुस्तादी, यापन बस्ती जैसी दवाइयां, तक्रधारा। और कभी भी सोरियासिस में स्वेदन नहीं देना चाहिए जब हीट रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में हीट बहुत रहता है। तो हमें ना स्वेदन वर्ज करना है और डायरेक्ट ही पेशेंट को घृतपान करा के वमन कराना चाहिए। उसी तरह से सोरियासिस जो रहता है, अनेक वैद्य जो हैं इंडिया में, जो अपने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हम लोग देखेंगे तो 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे डिग्री होल्डर हैं या बिना डिग्री होल्डर है, तो 10 लाख में से बहुत लाखों डॉक्टर्स आयुर्वेद से सोरियासिस को ठीक किया कर रहे हैं। और आदिवासी लोग भी सोरियासिस को ठीक कर रहे हैं। सबका जो अपना मेहनत है, अपना स्किल है, सभी को हम सम्मान करते हैं। तो इसी तरह से आयुर्वेद में आप लोग भी जो जो करते हैं, आप लोग बताइएगा। इसमें रस रक्तादि, दोष दूष्य मल, इसका विचार करके जब चिकित्सा किया जाता है तो सोरियासिस में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब मैं डॉक्टर कंचन मैम को बुलाऊंगा कि कंचन मैम आप कुछ अपना अनुभव बताइए कि सोरियासिस में आप किस तरह से करती हैं पतंजलि का। प्रणाम सर। जी मैम बहुत प्रणाम। अच्छा किया आपने। और मैंने काफी पेशेंट देखे हैं सर इसके। मैंने मतलब बहुत टाइप के पेशेंट देखे हैं इसमें, बच्चों से लेके बूढ़ों तक पेशेंट देखे हैं। तो एक मेरा मतलब जो जो 2-3 केसेस मुझे याद आ रही है और काफी मतलब अलग टाइप से मैंने उनको ट्रीट किया था वहां पे। एक जो फीमेल याद आ रही है मुझे, बहुत साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले की बात होगी। तो यहाँ पे सर वो आ, इतना पूरा बॉडी में, मतलब हम एक भी एरिया नहीं छोड़ेंगे, हाथ का ना पैर का ना पूरे अंदर की बॉडी का। पूरे बॉडी पे छोटे 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 पैचेस थे, एकदम गोल राउंड, जैसे कॉइन होते हैं ना छोटे छोटे, उस टाइप से। तो सर वो फीमेल जैसे कि वीडियोस देखती थी रामदेव बाबा के, तो रामदेव बाबा हमेशा बोलते हैं नमक बंद करो। तो उसने वो मेरे पास जब आई थी तो मैंने ट्रीटमेंट तो लिख दिया, हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, खाने पीने का भी मैंने समझा दिया था। पर उसने ना रामदेव बाबा को सुन के नमक बंद करना है, तो पूरा 1 मंथ बंद किया। सर बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने में पूरे पैचेस गायब गायब हो गए थे। मेरे पास तब एंड्रॉइड फोन भी नहीं था शायद, तो मैंने पिक्चर भी नहीं निकाला उसका। मुझे आश्चर्य लगा था कि इतना कैसे गायब हो गया, क्योंकि मैं वो सेम ट्रीटमेंट या फिर जो भी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं वही सेम बाकी पेशेंट में भी करती थी, पर उस पे कहीं इतने अच्छे रिजल्ट 1 महीने में मैंने नहीं देखे थे। क्योंकि मैंने हमेशा पेशेंट को बोला है कि आपको एटलीस्ट 3 महीना वेट करना है। पर इतने ड्रास्टिक चेंजेस। पर क्या हुआ सर, सडनली कि वो दूसरे महीने का ट्रीटमेंट लेने आई थी, तो उसने वो आई थी तब पूरे एकदम नॉर्मल हो गई थी स्किन, ऐसे लग भी नहीं रहा था, कोई पैचेस भी नहीं दिख रहे थे कि उसे कभी सोरियासिस भी था, ऐसे भी नहीं लग रहा था सर। और फिर बाद में फिर 2nd मंथ का मेडिसिन लिया और फिर मुझे मेरे पास आई तो यूपीटी पॉजिटिव आ गई थी सर। तो मैंने उनको बोल दिया था कि नमक वगैरह अभी आपको बिल्कुल नॉर्मल आहार लेना है जो कि हेल्दी हो, पर नमक एकदम पूरा बंद करके मत रखो। तो फिर उसके बाद सर मैंने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि वो 9 मंथ्स तो बेबी को कैरी करना था उसे। वो एक पेशेंट याद आ रहा था, तो वो बताया। सर एक और अभी की नई केस चल रही है जो कि सोरो आर्थराइटिक की केस है, नया है अभी ये पेशेंट। मेरे हिसाब से भी 20 to 25 डेज हो गए होंगे, वो आएगा 5-6 दिन में। तो उसे भी मतलब पूरा, मतलब उसका तो हाथ इतना स्टीफ हो गया है, मतलब एल्बो जॉइंट एक का उसका सर्जरी होके वो आया है, उसकी सर्जरी को 4-5 साल हो गए शायद। अभी उसके पूरे बॉडी में सोरियासिस के पैचेस आए हैं, उसको ट्रीटमेंट चालू है। एक केस और याद आ रही है कि जो एक लेबर काम करने के लिए दुबई कहीं जाना चाह रहा था। तो मैं तब आपके ना लेक्चर सुनती थी, अभी 2 साल पहले की बात होगी। तो वो आया था और बोल रहा था कि मैम ये पीठ पे जो मेरे छोटे छोटे कॉइन्स जैसे बने हुए हैं ना,
जो तो वो अगर आप हटा दो ना 15 दिन में, तो मुझे दुबई जाने को मिलेगा नहीं, तो फिर मुझे यहाँ पे ही रहना है, वो मेरा रिजेक्ट कर देंगे, जाना वीजा वगैरह सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो सर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 15 दिन में उसको ठीक कर दूंगी, पर आपको जैसे सुनती थी तो मुझे लग रहा था कि वहां पे मैं शोधन ट्राई करूं। तो मैंने सर उसको विरेचन दिया था। तो मतलब जैसे आप बोलते हो ना, सद्य विरेचन भी कभी कभी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो मेरा वो फर्स्ट पेशेंट था कि मैंने जैसे सद्य विरेचन, जैसे आप बोलते हो कि 70 to 80 ml घी खा के फिर आप विरेचन कल्प दो कोई भी। तो मैंने प्लेन, मेरे पास जो था एरंड का तेल, तो मैंने उसको करीब करीब 50 ml पिलाया था शुंठी और दूध के साथ। तो सर उसको इतने अच्छे विरेचन हुए, 7-8 विरेचन हुए। और फिर वो थर्ड डे पे मैंने उसको बुलाया, पूरा संसर्जन बोला 2-3 दिन का कि ऐसे ऐसे खाना है। तो वो थर्ड डे पे आया, मैंने पहले की पिक्चर क्लिक करके रखा, फिर मैंने, मुझे नहीं लगा था कि थर्ड डे पे, तो सर 80% तो वो थर्ड डे पे गायब हो गया था। फिर उसने 15 डेज में वो फिर से वापस आया, पूरा नॉर्मल हो गया था पीठ बिल्कुल। मेरे पास उसका पिक्चर भी मैं शेयर करती हूँ 2 मिनट में। तो सर उसका वो खुशी के मारे पूरे लड्डू लेके आया था मेरे पास कि मैम मेरा जाने का फिक्स हो गया है। बस अभी मैंने उनको 3 महीने का मेडिसिन साथ में दे दिया था, फिर बाद में तो वो सेंटर छूट गया, तो मुझे पता नहीं सर अभी पेशेंट कहाँ पे है। पर बहुत अच्छा केस था वो। बहुत सारे केसेस है सर, और बाकी लोगों को भी चांस देते हैं बोलने का। मैम मेडिसिन क्या दिए थे आपने, वो बताइए ना। हाँ, मेरे मेडिसिन में मोस्टली जैसे कायाकल्प क्वाथ है, कायाकल्प वटी, ताल सिंदूर, रस माणिक्य, रस सिंदूर, और किशोर गुग्गुल, आरोग्य वर्धिनी, महामंजिष्टादि काढ़ा, खदीरारिष्ट, हरित की चूर्ण, ऐसे ही रहता है मैम। जैसे पेशेंट मानस थोड़ा सा लगता है क्योंकि ये पेशेंट में सॉरी, ये पेशेंट में थोड़ा रहता ही है, तो मैं मेघावटी, मेघा क्वाथ भी चला देती हूँ बहुत बार, ब्राह्मी चूर्णम, शंखपुष्प चूर्ण, ऐसे भी चलाती हूँ। मतलब पेशेंट देख के वो डिसाइड करती हूँ कि क्या क्या मुझे ऐड करना है। ये तो नॉर्मल मेडिसिन मैंने आपको बता दिया अभी। और एप्लीकेशन के थैंक लिए, यू। हाँ एप्लीकेशन के लिए जैसे कायाकल्प तेल है, एलोवेरा जेल बताते हैं हम, और एक सोमराजी तेल करके आ रहा है जो कि बाकुची से ही बना होता है, वो भी यूज करती हूँ। जी सर। थैंक यू मैम। जी, और किसी को कुछ बताना है अपना एक्सपीरियंसेस? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, अंजना मैम का तो बहुत अनुभव होगा, या डॉक्टर मीनल सर गुप्ता मुझे मैम? मुझे जी बोलना बोलिए। था सर, आज जी आपके लेक्चर से मुझे तो एक तो ये क्लियरफाई हो गया कि ये जो आप बता रहे थे ना, इन्वर्जन वाला जो स्किन के नीचे होता है, और हाँ मतलब जैसे इन्वर्जन सोरियासिस सर, ये मेरे पास हाँ बहुत सारे केस आते हैं सर। और मेरे जो सीनियर्स हैं ना, वो बहुत ट्रीट करते हैं और उनका एंटी फंगल चलता रहता है, एंटीबायोटिक चलता रहता है, बट वो क्लियर नहीं हो पाता। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो सर मैं उसमें अपना ट्रीटमेंट चलाती हूँ, तो कुछ को तो आराम मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था कि ये सोरियासिस टाइप हो, क्योंकि मैं उसको यही समझती थी कि जैसे कि रिंग वॉर्म जैसे होता है वो सर, वो फैलता हुआ चला जाता है। प्लस सोरियासिस का मैंने दो दो केस अच्छे से ट्रीट किए हैं, एक मेरा अनट्रीटेबल रह गया। उसमें सर मैंने हेतु पाया था कि हमारे मतलब सेक्टर 10 में जो है अगल बगल बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो वहाँ पे जो है ना काम, वो ये कागज वाला काम होता है, प्रिंट वाला, तो सर वो भी ये लोग यूज करते हैं। कुछ इनके फैमिली हिस्ट्री भी होती है। मेन ये जो प्रिंट वाला काम होता है ना, उसमें मैंने देखा था। और जैसे कि लड़कियां जो होती हैं वो कपड़ा साड़ियाँ छपती हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह वो भी सर आते हैं। तो उसमें सर मैंने कुछ को तो मैंने सर ट्रीट किया था। और उसमें मैंने सद्यो वमन, सद्यो विरेचन, मोस्टली मेरा सद्यो विरेचन ही रहता है सर, वमन तो नहीं कर पाती मैं। तो सद्यो विरेचन दे करके करती हूँ। लेकिन सर पथ्य अपत्य को तो बोलती हूँ, वो लोग पथ्य अपत्य फॉलो नहीं कर पाते। कुछ तो मैं ग्लव्स भी बोलती हूँ कि आप गरीब हो और आपको मतलब काम करना ही है तो ग्लव्स को यूज करो। तो सर कुछ तो कर लेते हैं और वो प्रॉपर इलाज भी कराते हैं, तो उनका ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका नहीं ठीक हो पाता है। और सर मैं उसमें कुछ उनको इस तरीके से दे देती हूँ, जैसे कि चरक का एक आता है इम्यूक्सोरा ऑइंटमेंट सर, तो वो बहुत अच्छे से उसमें काम कर जाता है। उसकी टैबलेट्स भी आती हैं। लेकिन सर उधर में गंधक रसायन है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, और निम्बादी चूर्ण होता है, और आरोग्यवर्धिनी वटी होती है, और ये पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, ये सब देती हूँ। और जब ठीक हो जाता है तो सर वो कोटिकल का जो मधुस्नुही रसायनम आता है, बोलिए, वो देती हूँ सर। और थैंक यू सर, इतना अच्छा समझ।
और दूसरा बात कंचन मैम ने बहुत सही बताया कि नमक नमक खाने से ये बढ़ता है, क्योंकि नमक आप टेबल पे रखिए और पानी डालिए तो वो नमक कितना पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये नमक खाने से बढ़ता है। तो इसका अभी सबको हम बोलेंगे कि नमक मत खाओ, तो कुछ लोग बात मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। जो लोग नहीं बात मानते हैं उनके बॉडी में नमक बहुत ज्यादा गया है और वो स्त्रोतोरोध हो गया है, पानी बहुत ज्यादा क्लेद संचित हो गई है। तो हम क्या बोलते हैं कि हरितकी का चूर्ण खाना है, रोज रात को खाना है। तो हरितकी जो है यस्य न माता तस्य माता हरितकी, जिसकी माँ नहीं होती है उसकी माँ हरितकी है, मतलब हरितकी माँ की तरह रक्षा करती है। और हरितकी जो है उसमें 5 रस रहते हैं लवण छोड़ के। तो हम और सर्व रसाभ्यासम बल करा ऐसा जब बोलते हैं, तो हरितकी चूर्ण रात को जब दिया जाता है तो पूरा पानी को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि रुक्ष रहता है और वो षड रसात्मक बन जाता है बॉडी में। षड रस का फिर आहार रस बनेगा, फिर उससे रस धातु बनेगा, तो सूर्यासिस का संप्राप्ति भंग होने लगती है। दूसरा हरितकी जो है वो अनुलोमन का काम करती है, तो टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है। तो हरितकी का चूर्ण दिया जाता है। और हमारे सर कैसे बताते हैं कि सब तो गोविंद रसायन करके एक दवाई है, उसके बारे में मैं एक बताऊंगा एक दिन। और दूसरा क्या है, रस माणिक्य, सुबह शाम एक एक चुटकी देते हैं। जिसको रस माणिक्य सूट नहीं करता है उनको आरोग्यवर्धिनी बटी, गंधक रसायन, ऐसे सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब जब दिया जाता है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, लेकिन जैसे जैसे महीना महीना जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। आप लोग और कुछ अनुभव है तो बताइए। शोधन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है सोरियासिस में। डॉक्टर मनीषा मैम आप कुछ बताना चाहती हैं सोरियासिस का कोई एक्सपीरियंस? मिनल मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। हाँ सर, जैसा आपने बताया अभी उसमें शोधन का वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, क्योंकि जब शोधन करके हम फिर शमन औषधियां देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत डीप रूट तक होता है। वमन, विरेचन सभी और रक्तमोक्षण, वस्तियां, ये सभी कर्म अगर स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं तो इसमें हमें एक परमानेंट क्योर मिलता है। उसमें रिलैप्स जो होता है सोरियासिस का वो नहीं होता। और अगर पेशेंट का एक बार प्रॉपर पूरे सभी कर्म करा के हम उसकी शमन औषधि चलाते हैं तो वो जो रिलैप्स हर साल होता है उनका वो चीज होना बंद हो जाता है। तो मैं तो यही हर एक किसी को सलाह देती हूँ कि अगर आप सोरियासिस ट्रीट कर रहे हैं तो चाहे लघु उस पे ही दें, लेकिन शोधन के कर्म जरूर कराएं, वमन भी, विरेचन भी, और वस्तियां जितना हो सके, क्योंकि उसमें हम काफी ऐसी जो द्रव्य यूज करते हैं वस्तियों में जो कि त्वचा रोगों पे, रक्त पे अच्छा वर्क करती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। सर रक्त मोक्षण यानी कि जलोका जैसे मैं करती हूँ वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। जिस पेशेंट पे लगाते हैं तो उसके बाद उसके पैचेस अपने आप डिसअपियर होना मतलब काफी कम होने लगते हैं। अभी एक तक्रधारा कर रही थी एक पेशेंट की, तो सर विद इन 2 और 3 डेज उसका स्कैल्प का सोर्सेस बिल्कुल कम हो गया और 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल डिसअपियर हो गया। तक्रधारा का इतना मिरेकलस रिजल्ट रहता है कि अगर आप करते हैं उसको मुस्ता आंवला और उसके संग तक्र बना के तो वो विद इन 1 वीक पूरा स्कैल्प उसका बिल्कुल क्लियर हो गया। और करीब 20 इयर्स का वो बॉय है और उसका मेंटली भी उससे रिलैक्सेशन मिलता है और स्कैल्प पे भी उसका सारा सोरियासिस फिनिश हो गया सर उससे। और और उसको अभी तक्र का जब धारा करते हैं ना तो वो ऐसे वेव्स, ठंडी ठंडी वेव्स जो जाते हैं ना, पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं पूरा। हाँ सर कुछ बहुत अच्छा मैम इफेक्ट होता है। तक्रधारा तक्र कौन से द्रव्य से सिद्ध किया था आपने? और मैम उसमें आंवला, मुस्ता, सहजन की छाल ये सब मैंने डाला था उसको तक सिद्ध करने के ओके मैम, थैंक यू। जी। लिए। यस आप लोग ना मिनल मैम से पूछा करिए, मिनल मैम का बहुत अच्छा अनुभव है पंचकर्म में, अलग अलग अनुभव है मैम का। हाँ सर, पंचकर्मा का सर ये सबसे बड़ा फायदा रहता है। मैं ये लगता है मुझे कि अगर हम शोधन कर दें तो उसके बाद शमन औषधियां अच्छा वर्क करती हैं। बराबर। दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने, तो दोष थोड़ा सा कुपित हो तो लंघन और पाचन करना चाहिए। और ये तो संशोधन तेषम न तेषम पुनरुद्भव, जब हम संशोधन करते हैं तो पूरा शरीर का शुद्धि हो जाता है तो व्याधियां फिर से नहीं आती है। और इसमें जो त्वचा रोग रहते हैं उसमें बार बार शोधन करना पड़ता है, बार बार विरेचन, वमन, रक्त मोक्षण करना पड़ता है। लेकिन पेशेंट का अग्नि बल ये देख के हमें करना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। पेशेंट तो 20 सर साल से इसमें सर इसमें पत्ते का तो बहुत ही बड़ा रोल है, मुझे तो अभी तक मैंने इतना फाइंड आउट किया, बहुत बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट 20 साल से अपथ्य कर रहे हैं, पाइनएप्पल का मिल्क शेक पी रहे हैं और इतने साल वो बोलते हैं कि हमें 7 दिन में फायदा दो, हमें तुरंत फायदा चाहिए।
सर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी सर वो लोग ना आप स्ट्रिक्टली मना कर दोगे तो अभी सर वो करते रहते हैं, फिर बोलते हैं ठीक भी हो रहा है। सर मुझे हाँ। मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम लगता है पत्ते वाला सर जो। भाई तो और फिर बोलते हैं आप हमें कोई तो ऐसे रामबाण दवाई दो कि हमें ठीक भी कर दो, मैजिक करो, और खुद क्या खा रहे हैं वो तो देखना चाहिए जी। और डॉक्टर अंजना मैम, आपका कोई अनुभव है सोरियासिस के पेशेंट में? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, नमस्कार। जी सर। हाँ मैम बताइए। सर बहुत केसेस मिलते हैं ओपीडीज में, क्योंकि लेडीज में जहाँ थोड़ा सा भी, जैसे आपने आज बताया भी कि जो फोल्डेड स्किन होती हैं, फोल्डेड जहाँ भी स्किन में फोल्ड बन जाता है, एक्चुअली वहाँ पे इस तरह की जो चेंजेस मिलती हैं स्किन में, रेडनेस बहुत ज्यादा होती है, और वो बहुत पुराने हिस्ट्री लेके पेशेंट आते हैं, और हम इतने दिनों से ये दवा खा रहे हैं और उसका इफेक्ट नहीं मिल रहा है, या मॉडर्न की मेडिसिन खा खा के पेशेंट उसके साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं। और उनको ये भी अगर हम लोग कह देते हैं कि ये सोरियासिस ऐसा लग रहा है, तो उनको नाराजगी भी होती है, क्योंकि कुछ लोग आजकल गूगल से सब पढ़ के भी आते हैं, तो उनकी जो चिकित्सा होती है फिर हम कुछ रोग की भांति ही करते हैं। और जैसे अभी बात चल ही रही है, जनरली मेरा भी पहला वही रहता है कि मैं अगर विरेचन, नित्य विरेचन पे पेशेंट को रखती हूँ, और मेरा फेवरेट महातिक्तघृत या पंचतिक्तघृत रहता ही है, और उसके साथ में फिर थोड़ा सा हम निशोथ चूर्ण मिला सकते हैं, या फिर कभी कभी आरकबद मिला सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जैसी अग्नि उबल होता है। और थोड़ा सा फल्त्रिकादि का भी अनुपान यहाँ बहुत अच्छे से काम कर जाता है। देन उसके बाद अगर हम जैसे लोकल की अभी बात चल रही थी, तो जैसे नींबू आदि तेल बहुत काम करता है, करंज तेल का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है, और चाल मोगरा तेल तो अभी सब चल रहा था, या फिर सोमराजी तेल, बाकुची तेल भी जिसे कहते हैं, ये सब हम लोग लगातार इसका लेपन किया ही जाता है वहां पर। और एक बार मैंने सर का लेक्चर सुना था, निगम सर का, तो निगम सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो उन्होंने बताया था कि जैसे हमें कुछ औषधि, जो आपने भी उसमें चरक में भी आपने भी एक बार हमें पढ़ाया है, हमें याद आया बाद में, सिद्धार्थक जो स्नेह ना स्नान के बारे में बताया है ना सर, जी। तो जो हाँ वो वो मैम उस सिद्धार्थक हाँ स्नान करके है, उसमें हाँ 7 हाँ सप्तपर्ण और कई सारी औषधियां हैं जी जिनका कि हम जी चूर्ण जी बनाते हैं। जी, वो मैंने हाँ। अपने पेशेंट को बताया था मैम। एक पेशेंट मेरे पास थी, उसको अर्ली प्रेगनेंसी थी, फिर मैंने उसको कहा कि अभी तुम 3 मंथ तक रुक जाओ, फिर जब वो 20 वीक के बाद गई, तो उसको थोड़ा सा जो इनर थाइज में था और थोड़ा सा नीचे भी आ रहा था, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा इस तरह से अगर अपना एक हैबिट डालोगे, तो मैंने उसको सिंपल सिंपल मेडिसिन ही बताई थी, जैसे त्रिफला बता दिया था, और अमलतास बता दिया था, उसमें नागर मोथा बताया था, दारू हल्दी बताया था, थोड़ा सा गिलोय भी बताया था मैंने, और इंद्रजो बताया था, और सप्तपर्ण, इसको मैंने ले लिया था। उसको कहा था कि इसका मतलब 50-50 ग्राम ले लो, और उसके बाद मैंने पढ़ा भी, चरक से भी पढ़ा, सर के नोट्स भी सुने, और आपके अरविंद सर के नोट्स भी सुने थे। फिर मैंने उसका भाई उसका क्वाथ बनवाया, 50-50 ग्राम लिया, फिर उसको 4 लीटर पानी में उबाला, फिर उसको कहा कि उसका क्वाथ बना लो, और फिर उसके बाद उसमें क्या किया कि उसमें 1 लीटर तक्र मिलाया, और फिर उसके बाद उसको कहा कि इससे जो है तक्रधारा जैसे होती है उस हिसाब से लो, नहीं तो फिर आप टब बाथ लो। तो उससे पेशेंट को सर सच में बहुत रेस्पॉन्स मिला, लेकिन उससे पहले मैंने वही कहा था कि यहाँ पर आप पहले नींबू तेल और करंज तेल हल्का तेल करके लगा लो, और उसके बाद जैसे स्नेहन के बाद अगर आप थोड़ा सा स्नान लोगे तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये जो है पेशेंट्स में इसमें सबसे अच्छी बात रहती है कि जलन नहीं होती है और खुजली भी कम हो जाती है। और अगर ये पेशेंट लगातार कर लेता है, 1 हफ्ता 10 दिन 11 दिन भी कर लेता है, तो उसको रेस्पॉन्स मिलता है। फिर बीच में रेस्ट करा देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि 11-12 दिन के लिए फिर कर लो। तो ये जो है जो चरक में भी दिया और आप लोगों ने भी अपने लेक्चर्स में इसको अक्सर बताया है, इसको मैंने यूज किया था और इससे मुझे रेस्पॉन्स मिला था। जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर, थैंक और कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरे हाँ पास मैम। जैसे पहले इस तरह के पेशेंट्स काफी आए हैं, तो मैं डायग्नोसिस तो उसकी नहीं कर पाई थी कि सोरियासिस ही है, बस मेरे को ये था कि हाँ स्किन डिसीज है। पेशेंट जैसे 32-16 वगैरह में ट्रीटमेंट कराया था, बट उसमें ये था कि जब वो दवा खाता था तो उसको आराम रहता था, वरना फिर परेशानी शुरू हो जाती थी। मतलब उसके साथ तो ईचिंग का ये था कि अगर आकर के बैठ गया मेरे टेबल के सामने, तो मुझे लगता था कि मेरी बॉडी में ईचिंग आ रही है। तो उसके साथ में मैंने देखा था पाचन विकृति थी सर उसकी काफी अच्छे से, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी हिस्ट्री थी, और भी गैस एसिडिटी, क्योंकि बाहर का खाना खाता था,
जॉब की वजह से बाहर घर से रहता था। तो वो सारी चीजें मैंने उसकी बंद कराई थी और मैंने उसको डेली नीम के पानी से नहाने को बोला था, सन का मतलब सन बाथ लेने के लिए बोला था। और मैं बोलती थी कि जब भी आप अपने घर जाते हो जैसे महीने पर, तो एक बार मड बाथ करने को। तो मड बाथ का सर बहुत बेहतर रिजल्ट आता है, जो मिट्टी स्नान जिसको बोलते हैं, वो अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नेचुरोपैथी में वगैरह बोलते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल को सक करने की कैपेबिलिटीज होती है मिट्टी में। तो मैंने उसको ये सारी चीजें कराई थी और मेनली लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट किया था, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। थैंक यू सर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताइए, आप प्राउड ऑफ यू मैम। शशि मैम जैसे लोग हैं कितना सभी को इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छा लगा मैम आपने बताया। थैंक यू सर। हाँ, आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आरती मैम जी सर, बताइए मैम। प्रणाम सर, सभी ने सर बहुत अच्छा बताया सर। बस थोड़ा सा बीच में ऐड ऑन करना चाहती हूँ सर। एक मैं लेप बना के पेशेंट को देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं वो इतने अफोर्डेबल नहीं उनके लिए होता ये तक्रधारा वगैरह क्लिनिक पे कराना। तो उनके लिए एक लेप बनाती हूँ मैं, उसमें आंवला रहता है, यष्टि मधु चूर्ण, और ये गुडुची और ब्राह्मी चूर्ण। तो ये लेप मतलब हेड टू टो पूरी बॉडी पे वो उनको बोलती हूँ कि लगा के रखना है 10-15 मिनट, और उसके बाद स्नान कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास दही दूध की भी अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो इसको लगाने से, लगातार इसको लगाते रहने से भी पेशेंट को बहुत इससे आराम मिलता है। और उसके अलावा जैसे सबने वमन विरेचन का जैसे इसमें महत्व बताया गया, तो जैसे ऋतु आती है, जो जो मतलब जैसे वसंत ऋतु में अगर पेशेंट को रिपीटेडली हम वमन कराते हैं और शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद रसायन कर्म मैं कराती हूँ स्पेसिफिक। तो रसायन कर्म में जो ये मंजिष्ठा चूर्ण रहता है, आमल की रसायन और शतावरी और हरिद्रा, इनका चारों का कॉम्बिनेशन पेशेंट के प्रकृति के अनुसार बनाकर सर उसको आरोहण में मतलब जैसे 15 दिन देकर, ऐसे फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे 1 महीने तक उसको पेशेंट को रसायन कर्म करवाती हूँ। और स्पेशली शरद ऋतु में ये वमन या विरेचन के बाद, तो उसमें पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और सालों साल भी सर उसका रिपीट नहीं होता है ये मतलब। क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका मतलब जैसे वो मेरे पास चेयर पे बैठते भी हैं दिखाने के लिए, तो उनका पूरा जो वो डैंड्रफ सा रहता है वो चेयर पे नीचे गिरा होता है, मतलब इतना बुरी दशा में आते हैं। तो इससे काफी उनको सर लाभ मिलता है। जी सर। कौन से 4 रसायन बताए आपने? मैम ये आमल की शतावरी, आमल की रसायन, शतावरी, और ये एक और था मंजिष्ठा। हाँ, मंजिष्ठा चूर्ण। और इसमें अगर पेशेंट मतलब ले सकता है तो गुड़ूची, उसको फ्रेश गुड़ूची के क्वाथ के साथ उसको बोलती हूँ कि इसको लेना है। जी मैम, थैंक यू। जी जी सर। ये बहुत अच्छा बताया मैम, आरती मैम ने बहुत अच्छा बताया। और डॉक्टर अर्चना मैम, आपका कोई अनुभव है तो बताइए। अर्चना मैम को तो बहुत अनुभव है। हाँ सर, मैं ये पंचकर्म करती हूँ, पहले विरेचन, रक्तमोक्षण, तक्रधारा और बाद में शमन चिकित्सा देती हूँ। तो मैंने भी मतलब हाथों पे पूरा स्क्रैचेस और कटिंग कट था एक पेशेंट में, तो उनमें महातिक्त घृत और पित्त शमन चिकित्सा की थी और लगाने के लिए शुद्ध घृत दिया था, तो उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। और एक सेकेंड जो मतलब इनर थाई में वगैरह पैचेस आते हैं, तो उसमें भी पंचकर्म विरेचन और बाद में रक्तमोक्षण और शमन चिकित्सा में गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, आरोग्यवर्धिनी और वीकली भी बाद में अभय मोदक दिया था सर, तो उनमें भी अच्छा रिजल्ट मिला था। ये पेशेंट बहुत सारे मिलते हैं सर देखने को। सर हम उन्हें रिंगवर्म में ये करते हैं, तो सही है क्या ये? क्या करते हैं? मतलब रिंगवर्म में ये करते हैं, कोरिलेट करते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आप रिंगवर्म करके देखना चाहती हैं कि आप कैसे शुद्र कुष्ठ है तो रिंगवर्म करके आप करना चाहते हैं, वैसे करिए, आपको जो सही लगे वो करिए। ओके सर, विरेचन का अच्छा रिजल्ट है सर इन दोनों में भी, मतलब चला जाता है अच्छे से। कृमिग्न बस्ती भी दे सकते हैं हम इसमें। डॉक्टर रमेश गौतम जी, थैंक यू मैम। रमेश गौतम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। हाँ जी सर, प्रणाम सबको सर। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया है वो मुझे पूछना था, क्या उन्होंने कौन कौन से चूर्ण बताए थे? 3-4 चूर्ण बताए थे ना, यष्टि मधु और आंवला की चूर्ण ऐसे बताए थे 3, वो मैम से पूछना था सर मुझे। किसने बताया था? आरती मैम ने बताया था सर। आरती मैम, आपका बताइए, आपका फिर से सुनना चाहते हैं। सर एप्लीकेबल या रसायन के लिए? एप्लीकेबल मैम, एप्लीकेशन जो बताई आपने उनका वो बनाने के लिए। एप्लीकेबल सर आप आमल की मुस्ता चूर्ण और ये अपना गिलोय चूर्ण और ब्राह्मी,
जो ये ब्राह्मी होती है, जैसे अगर पेशेंट सिर पे अप्लाई करता है, वैसे भी हम शिरोधारा ये सब कुछ करते हैं। अगर पेशेंट वैसे सिर पे अप्लाई करता है तो उसको बहुत अच्छा शामक इफेक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल भी सर बहुत ज्यादा उसको ऐसा रहता है, वो अपने आप को, जैसे सर ने बताया कि हीन भावना उसमें बहुत ज्यादा रहती है। तो हम कंटिन्यूस जब इसका लेप करते हैं, बहुत बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका पूरी पूरी बॉडी पे, मतलब हेड में, मतलब कॉम तक नहीं होता है, मतलब ऐसा इतना मुश्किल हो जाता है सिचुएशन। तो इसमें वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा उसमें काम करता है सर। जी मैम, ये आंवला चूर्ण भी बताया था ना मैम, यष्टि मधु चूर्ण, हाँ ब्राह्मी जी, चूर्ण आंवला, यष्टि मधु, और गुडुचि और ब्राह्मी, ये 4 चीज का आप मिश्रण करके, इसको अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो इसको तक्र में दो तो सबसे बेस्ट है। अगर तक्र फॉर्म में नहीं अफोर्ड कर सकता, जैसे अभी कुछ पेशेंट आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि सिंपल जो दही रहता है, दही में मिलाकर इसको सिर पे लगा के रखो, बॉडी पे थोड़ी देर अप्लाई करके रखो, उसके बाद सिंपल जैसे नहाते हैं वैसे नहाकर, वो कोई भी ऑयल, जो अभी सभी ने काफी ऑयल बताए, इसमें करंज का तेल भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे अगर उसको जैसे इचिंग ज्यादा है तो वो करंज का ऑयल यूज कर सकता है। नहीं तो एक जो 777 ऑयल आता है, उसका भी कोई मेन इंग्रेडिएंट शायद करंजी है, तो वो यूज कर सकते हैं। नारियल के तेल में मिलाकर वो यूज कर सकते हैं। करंज के पत्तों को सिंपल आप नारियल तेल में मिट्टी के घड़े में आप रख देते हो, तो 6-7 डेज तक उसका काफी इफेक्ट उसमें आ जाता है, तो वो ऑयल भी अप्लाई कर सकता है पेशेंट। जी मैम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, थोड़ा ब्रेक जरूरी है ना। तो हम 8:15 फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी लोग भारत के श्रेष्ठ प्रणाम सर, चिकित्सक हैं। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम।